हेलो फ्रेंड्स, व्यास मेडी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर एनीमिया और एनीमिया से रिलेटेड बीमारी के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जो भी डिजीज़ है हमारी, उससे हम स्टडी करेंगे और उसके बाद जो हमारा जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होंगे उनके बारे में आपके वीडियो के माध्यम से आप तक जो हमारे नोट्स हैं वो पहुंचाने की कृपा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिसऑर्डर है डिसमेनोरिया। तो डिसमेनोरिया क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो हमारा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन अगर होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसमेनोरिया। तो डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे, डिसमेनोरिया इज़ अ टर्म डिस्क्राइबिंग पेनफुल मेंस्ट्रुएशन दैट टिपिकली इन्वॉल्व क्रैम्प कॉज्ड बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि डिसमेनोरिया एक प्रकार की टर्म को हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो एक पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि हमारे क्रैम्प जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो है क्रैम्पिंग हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि लोअर एब्डोमेन के अंदर क्या हो जाता है, क्रैम्पिंग आना शुरू हो जाता है और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, डिसमेनोरिया कहते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉर्मल फॉर मोस्ट वुमेन टू हैव माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प on the first day or 2 days of their period, about 10% वुमेन एक्सपीरियंस सीवियर पेन। यानी कि इसके अंदर क्या है कि जो नॉर्मली ये मोस्ट वुमेन के अंदर देखा जाने वाला है कि माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट और सेकंड डे पे देखा जाता है और 10% वुमेन जो है इस सीवियर पेन का एक्सपीरियंस होता है। अब इनकी बात करें कि डिसमेनोरिया के टाइप क्या है, तो कोज के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी डिसमेनोरिया और सेकंड जो है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया के अंदर क्या होता है कि इट इज़ ए कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बाय द एंडोमेट्रियम इन एंड ओव्यूलेटरी साइकिल। यानी कि जब अपनी ओव्यूलेटरी साइकिल होता है तो उसमें एंडोमेट्रियम के द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोडक्शन होता है उसका क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमें लोअर एब्डोमेन के अंदर जो है क्रैम्पिंग आना शुरू हो जाए। इट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसमेनोरिया अफेक्टिंग मोर देन 50% वुमेन। और ये जो कॉमन टाइप का जो प्राइमरी डिसमेनोरिया जो है सब 50% वुमेन्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, डिसमेनोरिया अफेक्टिंग देखने को मिलता है। और दूसरा टाइप ऑफ डिसमेनोरिया है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। तो सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर क्या होता है, इट इज़ जनरली रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू पेल्विक यूटेराइन पैथोलॉजी। यानी कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर हमें किसी प्रकार का गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर होता है, पेल्विक यूटेराइन के अंदर पैथोलॉजिकल किसी प्रकार का डिजीज़ होता है जिसके कारण से हमें लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन होता है या सीवियर पेन के साथ मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी डिसमेनोरिया। तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी डिसमेनोरिया की कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, या तो एंडोमेट्रोसिस हो सकती है, यानी हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने के कारण हो सकता है, या किसी प्रकार का पेल्विक इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो, या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो, या फिर ओवेरियन सिस्ट हमारे बॉडी के अंदर हो, या साइकोलॉजिकल फैक्टर बॉडी के अंदर हो। तो ये सारे जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया, प्राइमरी डिसमेनोरिया के अंदर तो क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उसको यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। और सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर क्या होगा, किसी प्रकार का गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के कारण से जो है उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है बढ़ जाएंगे, जिसके कारण से उसको मेंस्ट्रुएशन जो होगा वो कैसा होगा, पेनफुल होगा। तो उसमें जैसे एंडोमेट्रोसिस हो गया, पेल्विक इन्फेक्शन हो गया, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो गया। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का मतलब है जन्मजात उसको किसी प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम्स होना। ओवेरियन सिस्ट हो जाना, यानी कि ओवेरी के अंदर जो है कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट, सिस्ट डेवलपमेंट हो जाना। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे यानी कि फीमेल अगर स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है या एंजाइटी के अंदर है या शॉक के अंदर चली गई है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है पेशेंट को पेनफुल क्रैम्प आएंगे और मेंस्ट्रुएशन जो है पेनफुल फील होगा। अब इस ऐसे मरीज का लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा हमें साइन एंड सिम्टम के अंदर, कि लोअर एब्डोमेन पेन में बी कॉज्ड बाय इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड यूटेराइन हाइपोक्सिया। यानी यूटेराइन हाइपोक्सिया और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी के कारण से जो उसका लोअर एब्डोमेन है वहाँ पर पेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पेन होगा। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आएंगे, जब मेंस्ट्रुअल चलेगा उसका ब्लीडिंग होगा, तो उसको क्रैम्पिंग के साथ उसको ब्लीडिंग आएगा। शार्प थ्रॉम्बिंग, डल नोजेटिंग, बर्निंग होगा उसको। पेन इन अम्बिलिकल रीजन ऑफ सुप्रा प्यूबिक रीजन, यानी सुप्रा प्यूबिक रीजन के जो अम्बिलिकल रीजन है वहाँ पर ज़्यादा पेन होगा। पेन में भी रेडिएट टू थाई एंड लोअर बैक, यानी जो पेन का जो पेन जो होता है वो रेडिएशन
टाइप का होगा जो थाई से और लोअर बैक की तरफ फैलता हुआ अपने को फील होगा मरीज को। हाइपर सेंसिटिविटी टू साउंड, यानी कि उसको आवाज़, ज़्यादा आवाज़ करने से उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, या लाइट से भी उसको हाइपर सेंसिटिविटी रहेगी, स्मेल से भी उसको हाइपर सेंसिटिविटी रहेगी, एंड टच से भी उसको किसी प्रकार के स्पर्श होने पर भी उसको क्या रहेगा, हाइपर सेंसिटिविटी फील होगी। पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया होगा, हेडेक रहेगा, टायर्डनेस रहेगा और फटीग और चिल्स रहेगा। तो ये सारे लक्षण जो है हमें डिस्मेनोरिया वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन होना, अम्बिलिकल रीजन, सुप्राप्यूबिक रीजन के अंदर पेन होना, पेन रेडिएटेड पेन होना जिसमें सबसे पहले थाई पे एंड लोअर बैक की तरफ जाना, हाइपर सेंसिटिविटी उसको साउंड से, लाइट से, स्मेल से और टच से उसको हाइपर सेंसिटिविटी रहना, उसको वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, हेडेक रहना, टायर्डनेस होना, फटीग रहना और चिल्स रहना, उसको कंपकपी आना। तो ये सारे लक्षण पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसे मरीजों को हम डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो है वो हम करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार का प्राइमरी डिस्मेनोरिया है या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे उसका, और हिस्टेरोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी के द्वारा उसका एग्जामिनेशन करेंगे। क्लेमाइडिया एंड गोनेरिया टेस्ट फॉर इन्फेक्शन, यानी इसको किसी प्रकार का पीआईडी तो नहीं है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ तो नहीं है, तो उसके लिए हमें क्लेमाइडिया एंड गोनेरिया टेस्ट भी हम उसका करेंगे। तो इस तरह से इसका निदान करके हम पता लगाएंगे कि उसको कौन सी बीमारी है, डिस्मेनोरिया का कोज क्या है। उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर हम उसको नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, कॉक्स-2 इनहिबिटर जिसको हम कहते हैं। तो जैसे आइबुप्रोफेन हो गया या नेप्रोक्सिन हो गया, ये हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिपो-वेरा टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि उसको हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ड्रग्स आती है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और मेंस्ट्रुएशन फ्लो को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, लोकल हीट, यानी कि जो हॉट एप्लीकेंट जो है उसको प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि हीटिंग पैड जो होता है। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड डिक्रीज स्पास्म इज़ यूजफुल, यानी कि वो ब्लड फ्लो को तो इंक्रीज करेगी लेकिन क्या करेगी, उसकी स्पास्म को, यानी कि वहाँ के दर्द को क्या करेगी, कम करने के लिए काम करेगा हॉट एप्लीकेंट। इट सम केसेस डायलेशन एंड क्यूरेटिव में भी हेल्पफुल, अगर पेशेंट ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डीएनसी भी कर सकते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारा डिजीज़ जो है हमारा ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डिसऑर्डर हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हमने टर्मिनोलॉजी के आधार पर पढ़ा था डिस्मेनोरिया। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सेकंड डिसऑर्डर क्या है हमारा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, जिसको हम पीएमएस के नाम से भी जानते हैं। पीएमएस इज़ आल्सो नॉन एज ए प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के नाम से भी इसको जानते हैं। पीएमएस इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी कि एक प्रकार का ये एक सिम्टम लक्षणों का समूह है। ये बिहेवियर एंड फिजिकल, यानी कि ये व्यवहार रूप से और शारीरिक रूप से जो है लक्षणों का एक प्रकार का ग्रुप है। डेट 1 to 2 वीक बिफोर मिन्सेस, यानी कि ये मिन्सेस आने से 1 से 2 सप्ताह पहले हम पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। विच इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, हेडेक, उसको पेशेंट को हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, पेशेंट जो है जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होंगे उससे एक दो सप्ताह पहले वो क्या हो जाएगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, वो मेंसेस से प्रति डिप्रेशन में रहेगी। ब्रेस्ट के अंदर जो है टेंडरनेस हो जाएंगे, ब्रेस्ट उसके टाइट होने लगेंगे। एंड ब्लॉटिंग डेट आर क्लियरली रिलेटेड टू ऑनसेट ऑफ मेंसेस, यानी कि इस प्रकार उसको ब्लॉटिंग आने लगे, उसको जो ब्लॉटिंग का मतलब होता है हिचकी आना या जीव दौरे होना, उसको जैसे फील होना, उसको अंदर से फील होना कि मुझे मेंसेस आ रहे हैं। तो इनके कारण क्या देखने को मिलेंगे, इटियोलॉजी क्या होगी इसकी, नो एग्जैक्ट कोज, यानी इसका किसी प्रकार का कोई कारण नहीं कि पर्टिकुलर किसी कोज के कारण से ही ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है पीएमएस। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, यानी कि इसका हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी हो सकता है, एस्ट्रोजन के कारण से, प्रोजेस्टेरोन के कारण से भी हो सकता है। डिसफंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो सेरोटोनिन लेवल्स है वो डिक्रीज होने के कारण से भी हम लोगों का ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डिप्रेशन में आना है ना, डिप्रेशन में होना, स्ट्रेस में आ जाना, ये सारी चीज़ें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर देखने को मिलेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी देखने को मिले, जैसे कि वो खाना नहीं खाएगी,
है ना। पोल्यूशन, न्यूट्रिशन वीक होगा तो उसके कारण से भी हो सकता है, या पोल्यूशन के कारण से भी उसको देखने को मिल सकता है। हाई कैफीन इंटेक, यानी कि पेशेंट जो है अगर को हाई कैफीन इंटेक कर रही है तो भी हमें पीएमएस सिंड्रोम देखने को मिल सकते हैं। या पेशेंट जो है स्ट्रेस में रह रहा है तो भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, पीएमएस के साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब हम लक्षण की बात करें कि जो है पीएमएस वाले पेशेंट के अंदर जो कॉमनली साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे हमें, जैसे ब्रेस्ट स्वेलिंग एंड टेंडरनेस हो जाएगी। तो जैसा हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था कि ब्रेस्ट स्वेलिंग हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाती है और ब्लॉटिंग एंड वेट गेन हो जाता है, उसका जो वेट जो है बढ़ जाता है, उसके अंदर इरिटेबिलिटी आ जाती है, पेशेंट मेंसेस के रिलेटेड डिप्रेशन में आ जाती है, सोशल विड्रॉल करने, यानी कि सोशल विड्रॉल का मतलब सोसाइटी से थोड़ा दूर रहने लग जाती है, इनसोम्निया, उसको रातों को नींद भी नहीं आती, इनसोम्निया में नींद में कमी आना, मूड स्विंग हो जाता है, उसका जो मूड एकदम से जो हैप्पी से डलनेस हो जाता है और फूड क्रेविंग हो जाती है। और फिजिकल चेंज साइन एंड सिम्टम में देखेंगे तो वही ब्रेस्ट स्वेलिंग, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होना, पेन होना, वेट गेन होना, हेडेक होना। और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हम देखें तो स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाएगी, एंजाइटी रहेगी। तो ये सारे लक्षण जो है पेशेंट के अंदर, पीएमएस वाले मरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पेशेंट को होता है तो उसका हम मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर सेरोटिन रिसेप्टर जो है उसको हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे फ्लेक्सिटिन जो है वो हम पेशेंट को ड्रग्स के रूप में प्रोवाइड करवाएं, जिससे सेरोटिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और पेशेंट जो है साइकोटिक डिसऑर्डर से बच जाए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देंगे। पेशेंट हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था, हम उसको क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए आइबुप्रोफेन जो ड्रग्स है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर विटामिन B6 सप्लीमेंट भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका ऑटो इम्यून सिस्टम बना रहे और एनीमिक भी नहीं हो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एल्प्राजोलम शुड बी गिवन इन केस ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अगर पेशेंट सीवियर एंजाइटी और सीवियर डिप्रेशन के अंदर इंसोम्निया की कंडीशन में है तो हम उसको एल्प्राजोलम देकर पेशेंट को रेस्टिंग पोजीशन में भी दे सकते हैं ताकि उसको पेशेंट को डिप्रेशन कम हो सके। रिस्ट्रिक्ट सोडियम, कैफीन, तंबाकू, एल्कोहल, रिफाइंड कैफीन, स्वीट्स, ये सब चीज़ें हम उसको देने से मना करेंगे। जैसे कैफ़ीन उसको नहीं देंगे, तंबाकू उसको नहीं देंगे, अल्कोहल करने के लिए मना करेंगे। रिफाइंड कैफ़ीन स्वीट्स जो होती है वो हम उसको पेशेंट को नहीं देंगे, चॉकलेट वगैरह जैसी है, या फिर स्मोकिंग करने से उसको अवॉइड करने के लिए कहेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर कैल्शियम सप्लीमेंट शुड बी गिवन। अगर डॉक्टर ऑर्डर करता है तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। और काउंसलिंग शुड बी गिवन। पेशेंट को क्या करेंगे, प्रॉपरली पीएमएस सिंड्रोम से प्रति जो है काउंसलिंग करेंगे, उसको मेंसेस के प्रति, डिप्रेशन जो है, एंजाइटी जो है, या जो भी उसकी ब्लॉटिंग वगैरह हो रहा है, साइकोटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं तो उससे हमें उसको निजात करवाएंगे। यूज स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक आर यूज करेंगे, यानी कि उसका स्ट्रेस जो है रिडक्शन हो जाए, टेक्निक जो है कम हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको डाइवर्जन थेरेपी देंगे, यानी कि उससे बार बार बातचीत, कम्युनिकेशन करेंगे, या फिर हम उसको दूसरे वर्क के अंदर उसको बिजी रखेंगे जिसके कारण से वो स्ट्रेस को रिड्यूस हो सके। तो ये हमारा सेकंड टर्म था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की तीसरी टर्मिनोलॉजी, एमिनोरिया। तो एमिनोरिया में क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय एज 18 ईयर विथ नॉर्मल डेवलपमेंट सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी के कारण से 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र होने के बाद में जब हमारा जो मेंसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो डेवलपमेंट होने हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एमिनोरिया कहते हैं। एबिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, यानी कि फीमेल के अंदर अगर मेंसेस आना बंद हो जाते हैं या एब्सेंस हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एमिनोरिया कहेंगे। एमिनोरिया कैन बी इंटरमीडिएट ट्रांसिएंट और परमानेंट कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिसफंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरीज, यूट्रस और वेजाइना, यानी कि जो ये सारा इस कंडीशन के द्वारा रिजल्टिंग के द्वारा जो डिसफंक्शन, यानी कि हाइपोथैलेमस के डिसफंक्शन के कारण से, या पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण, ओवरीज के कारण से, या यूट्रस और वेजाइनल के कारण से जो है प्रॉपरली डिसफंक्शनिंग करने के कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका आना बंद हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एमिनोरिया कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राइमरी एमिनोरिया के अंदर जो एन एब्सेंस ऑफ मेंसेस बाय एज 14 ईयर विथ नॉन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ यूट्रस और ओवरीज, यानी कि ये जो प्राइमरी एमिनोरिया होगा वो कब होगा कि 14 ईयर में ही जो है पेशेंट के अंदर एब्सेंस हो जाएंगे, जिसमें किसी प्रकार के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है वो पेशेंट के डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं या फिर फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि यूट्रस और ओवरीज एब्सेंस हो जाने के कारण से ये देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि एमिनोरिया के अंदर क्या क्या इटियोलॉजी है, तो वही जो इसके कारण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया। तो प्राइमरी एमिनोरिया के अंदर क्या होगा, द मेंस्ट्रुअल पीरियड फेल्स टू अपीयर
एट प्यूबर्टी, यानी कि जैसे ही पेशेंट के अंदर प्यूबर्टी आना शुरू होता है, मरीज के अंदर या फिर जैसे फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आना शुरू होता है और तो उसी समय मेंस्ट्रुअल पीरियड उसके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये किसके कारण से होता है? इट मे बी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ यूट्रस और ओवेरीज इन जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण से यूट्रस और ओवेरीज जो है प्रॉपरली एब्सेंस होते हैं, तो इनके कारण से जो है प्राइमरी एमिनोरिया की शिकायत देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि टर्नल सिंड्रोम या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से जो है यूट्रस और ओवेरीज प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं, तो उसके कारण से जो प्यूबर्टी के कैरेक्टर आना शुरू होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, तो उस कारण से पेशेंट की मेंसेस साइकिल स्टार्ट नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया कहेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया की। तो सेकेंडरी एमिनोरिया के अंदर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश, यानी कि जैसे ही नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन उसका स्टार्ट हो गया लेकिन उसके बाद से एकदम से उसका क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आना बंद हो जाता है। इट मे बी ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, यानी कि ये ज़्यादा उसका वर्कआउट करने से बंद हो गया है, या इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन खाने से हो गया है, या फिर किसी प्रकार का रेडिएशन थेरेपी पेशेंट के अंदर लेने से हो सकता है, या प्रेगनेंसी की कंडीशन हो गई है, डिप्रेशन में है पेशेंट, या फिर ओवेरियन एड्रेनल पिट्यूटरी ट्यूमर्स एंड थायराइड डिजीज़, यानी उसको किसी प्रकार का सेकेंडरी डिजीज़ के कारण से जो है पेशेंट के अंदर एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया की जो मेंसेस आना बंद हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि सेकेंडरी डिजीज जैसे कि ओवेरियन सिस्ट हो गया है, या एड्रेनल सिस्ट हो गया है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया है, थायराइड डिजीज़ हो गया है, उसके कारण से हमें पेशेंट के अंदर मेंसेस आना बंद हो जाता है, हम उसको सेकेंडरी डिजीज़ कॉज भी कह सकते हैं या सेकेंडरी एमिनोरिया भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि एमिनोरिया के अंदर हम क्या क्या डायग्नोसिस करवाएंगे। तो सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा हम प्राइमरी और सेकेंडरी का पता लगाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि 18 ईयर के बाद में हो सकता है कि मोस्ट ऑफ प्रेगनेंसी कंडक्ट हो सकती है, तो उसके कारण से प्रेगनेंसी टेस्ट भी करेंगे। और हार्मोनल लेवल जो है उसका LH-FSH जो टू डिटेक्ट ओवेरियन फेलियर के बारे में डिटेक्ट करेगा, उसको हम टेस्ट करवाएंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH जो थायराइड का टेस्ट करवाएंगे, जिससे वो डिक्रीज मिलेगा, एंड T4 जो है इंक्रीज इन हाइपर थायराइडिज्म की शिकायत के बारे में बताएगा। और सोनोग्राफी USG करवा के हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ यूट्रस और एनाटॉमिकल एनोमलीज के बारे में पता लगाएंगे, यानी कि उसको किसी प्रकार का कंजेनाइटल डिसऑर्डर तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में कि एमिनोरिया वाले पेशेंट को हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर हार्मोनल थेरेपी पेशेंट को रेगुलर साइकिल के द्वारा हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जैसे पेशेंट इरिटेबिलिटी कर रहा है, या फिर पेशेंट किसी प्रकार का ओवेरियन एब्सेंस बता रहा है, या फिर यूट्रस एब्सेंस बता रहा है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन बता रहा है, और या माल न्यूट्रिशन के प्रैक्टिस बता रहा है कि एनीमिक कौन बता रहा है। तो ये सारे जिस प्रकार का सिम्टम पेशेंट बता रहा है उस प्रकार से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। न्यूट्रिशनल पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, न्यूट्रिशन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। प्रॉपर एक्सरसाइज जो है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सरसाइज हम उसको करवाएंगे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे उसका, ये सारा चीज़ हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह से आज हमने 3 डिजीज़ के बारे में स्टडी की थी। सबसे पहला हमने किया था डिस्मेनोरिया, उसके बाद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और उसके बाद तीसरा जो एमिनोरिया। ये 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के 3 कॉमन डिजीज़ है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर के रूप में आप लोगों के सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया है। थैंक यू।